चलो भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजंस करने हैं अब हमने। याद करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर एक डिसीजन के अंदर बहुत सारे डिसीजंस हैं। तो हमने क्या करा है, एक जगह पे आपको इकट्ठे करके देने हैं और वहाँ पे फिर हम आपको समझाएंगे फटाफट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं कैसे आपने याद करने हैं और पेपर में अंदर इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपने। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले डिसीजन हम पढ़ते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ते हैं, डिविडेंड डिसीजन पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन पढ़ते हैं और एक फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन भी हम पढ़ते हैं। तो अब ये 5 डिसीजन अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, बोलिए सर, आप बोलिए पहले। सर आप करते चलो, आपको सब मिलेगा। ठीक है जी, आपको 5 डिसीजन के अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो अब देखो भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट है कि हमेशा आपने कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल, आपने 10 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगा दिए। उस बिजनेस से आपका जो कैश फ्लो है वो मान लीजिए ईयरली आपका 2 करोड़ रुपीज आ रहा है और आपको लगता है बिजनेस 10 ईयर्स तक तो विदाउट एनी कंपटीशन सरवाइव करेगा। तो 5 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 साल प्रॉफिट का भी है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप कैश फ्लो को किस किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर कैश फ्लो एनालाइजेशन। ठीक है जी, हम कैश फ्लोज को किस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 1 लाख रुपए आपने लगाए हैं एक बिजनेस के अंदर। पहले महीने में 50,000 आएंगे, दूसरे महीने में 30,000 आएंगे और तीसरे महीने में 20,000 आएंगे। एक तो ये आपके पास प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? घटिया बच्चा। तो कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, प्रॉपरली एनालाइज करना है आपने। ठीक है जी, तो इसके अंदर एग्जांपल दे रहा था कि पहले ए प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको पहले महीने में 50 मिल रहे हैं, दूसरे महीने में 30 मिल रहे हैं, तीसरे महीने में 20,000 मिल रहे हैं। बी प्रोजेक्ट है जहां पे आपको क्या मिल रहे हैं, 30 या 33,000 रुपए मिल रहे हैं। तीसरा सी प्रोजेक्ट है जहां पे पहले महीने में 20, दूसरे महीने में 30 और तीसरे महीने में 50 मिल रहे हैं। महीने की जगह आप एनुअली कर लो इसको। तो आप बताओ, आप तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चुनना चाहोगे? क्यों? आप 20, 30, 50, पहले वाले में 50, 30, 20 था। आप बताओ कौन से में करना चाहोगे? तो आंसर रहना चाहिए थर्ड वाला। नहीं, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ग्रोथ किस में है। ए वाले में पहले 20 था, फिर 30 था, फिर सॉरी सी में ग्रोथ थी ना, 20, 30 और 50। तो लोग कहेंगे सी वाला है जी, जैसे भाई ने कहा। बट आप ये देखो, आप जब भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हो बिजनेस अनसर्टेन होता है। सो नेवर गो फॉर द ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी। गो फॉर कि कहाँ पे कितनी जल्दी पैसा रिकवर हो रहा है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले 50,000 कहाँ मिल रहे हैं, ए में। तो वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा। बात समझ में आ गया? 50, 30, 20 इज बेटर देन 20, 30, 50। तो ये अलग अलग वेज है एनालिसिस करने के कैश फ्लो के। ठीक है जी, क्यों? हमें अनसर्टेन है ना फ्यूचर। तो पहले जितना जल्दी जितना रिकवर हो जाए उतना बढ़िया होता है। फिर पता लगे कॉम्पिटिटर आ गया और कम हो गया। वो एक एनालिसिस है आपका, 20, 30, 50 होगा, उसमें कॉम्पिटिटर आ गया तो 20 के बाद सीधा फिर 20 ही रह जाएगा, 30, 50 तक पहुंचे ही ना शायद। जरूरी थोड़ा ना है, एनालिसिस ही तो है ये। तो इसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। अब मान लीजिए आपने जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया लोन लेके, 12% का लोन है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 12% से ज्यादा कमाना है ना। आपको 14% कमाना है, आपको 15% कमाना है। इसके बाद आप देखते हो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, कैश फ्लोज भी इसके अंदर आते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज जो हम आपको करा रहे हैं, तो वो सब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आता है। रेट ऑफ रिटर्न भी इसके अंदर आता है। तो ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2-3 पॉइंट। क्लियर है बात? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड आप सबको पता है, हम कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। किसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं? कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं।
एज अ शेयर होल्डर हमको कंपनी कमाई भी करके देती है, और कमाई हमको किस फॉर्म में देती है, प्रॉफिट हमें किस फॉर्म में देती है, वो डिविडेंड के फॉर्म में देती है। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास टोटल 11 पॉइंट है। मैंने 3+2+2+4 किस लिए लिखे हैं, देखो भाई 3 पॉइंट है जो कि अर्निंग्स और स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। 3 पॉइंट तो याद हो गया हमें। अब ये इनका मीनिंग क्या है, कह रहे डिविडेंड दे कि नहीं दे, दिस इज द डिसीजन। डिसीजन हमेशा 2 पॉइंट्स पे होता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो तभी डिसीजन मेकिंग होती है। सिंगल ही हो, घर में जाके तुम्हारे को मम्मी पूछते खाना खाएगा, तो आप क्या कहते हो, हाँ खाऊंगा। क्यों, आपको पता ऑप्शन तो कोई मिलना नहीं। रेस्टोरेंट में जाके ऑप्शंस होते हैं, वहां आप चूज करते हो बिकॉज ऑप्शंस है। तो डिविडेंड डिसीजन में 2 ऑप्शन है आपके पास, डिविडेंड देना है या पैसे को, प्रॉफिट को अपनी कंपनी के अंदर रिटेन करके रखना है। आपने डिविडेंड नहीं देना है, फ्यूचर यूज के लिए आप चाह रहे हो या कोई भी रीजन है, या कम देना है ज्यादा देना है, वो देख सकते हो आप। तो दिस इज डिविडेंड डिसीजन। अमाउंट ऑफ अर्निंग, मोर अर्निंग मोर डिविडेंड लिख रखा है सिंपल शब्दों में। भाई ज्यादा कमाई है तो ज्यादा डिविडेंड दो, कम कमाई है तो कम दो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने मान लो एक साल बहुत अच्छा डिविडेंड दिया और दूसरे ही साल आपने कम डिविडेंड दिया, तो लोग बड़ा ही उस चीज को नेगेटिवली लेते हैं कि कंपनी लगता है लॉसेस में है। बात समझ में आ गई। तो तू सीख रहा है ना पैसे लेने में, ट्रायल कर। ठीक है जी। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से कंपनी की रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर बढ़ती है। ठीक है जी। इसलिए क्या होता है कि आपकी कंपनी जो होती है वो जब ज्यादा कमा लेती है तो भी वो कम डिविडेंड देती है, ताकि जिस समय में कम कमाए उस समय में उस रिजर्व्स में से वो पैसा निकाल के डिविडेंड दे सके, और डिविडेंड ऊपर नीचे ना हो, एक पर्टिकुलर सेम ट्रेंड में डिविडेंड वो दे सके। हमेशा ऐसे होता है। मान लो कंपनी ने 2000 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ ही बांटेगा, 1000 करोड़ अपने पास रखेगी। अगले साल मान लो 800 करोड़ कमाए तो 200 करोड़ रुपए जो पहले रिजर्व था 1000 करोड़ को उसमें से निकाल के तो वो बांट देगी। क्लियर है बात। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, भाई अगर स्टेबल अर्निंग्स है, हर साल एशियन पेंट्स हर साल कमा ही रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेबल डिविडेंड देना चाहिए। क्लियर है बात। हर साल आ ही रहे हैं पैसे। अब आपको लग रहा है आपके फ्यूचर में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो आप डिविडेंड अभी दो ही मत, पैसे को इकट्ठा करके रख लो, पैसे को इकट्ठा करके रख लो, और जब अपॉर्चुनिटी आए तब उसमें लगा दो, डिविडेंड दो ही मत। बट उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आता है कैश फ्लो पोजीशन, 5th पॉइंट। ठीक है जी, कैश फ्लो पोजीशन। अब ये क्या कहता है भाई, कैश फ्लो पोजीशन डिविडेंड देने के लिए कैश होना चाहिए। अब मान लीजिए प्रॉफिट तो कंपनी ने कमा लिया बट कैश नहीं आया, डेटर्स हैं अभी, कैश दिया ही नहीं उन्होंने। जब कैश है नहीं तो डिविडेंड कहाँ से दोगे, तो कैश है तो दो, नहीं है तो मत दो। इट इज गुड देन पे डिविडेंड, इफ नॉट मत दो। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर अगर ओल्ड एज का होगा वो कहेगा मेरे को कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, यानी वो डिविडेंड मांगेंगे। और यंग एज वाले क्या कहते हैं, रिटेन करके रखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में डालो, मेरा पैसा ग्रो होना चाहिए, मेरी वेल्थ बननी चाहिए, रोजमर्रा खर्चे तो मैं कमा ही रहा हूँ। क्लियर है बात। टैक्सेशन पॉलिसी, ज्यादा टैक्स है कम डिविडेंड दो, अगर डिविडेंड देने पे टैक्स लगने वाला है, प्रॉफिट इज मोर टैक्सेबल, मत दो, कंपनी में रिटेन करके रखो। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगर आपने डिविडेंड डिक्रीज किया तो नेगेटिव रिएक्शन आ जाएगा, तो सोच समझ के आप डिविडेंड डिक्रीज करना। क्लियर है बात। बहुत जरूरी हो तभी करो, नहीं तो अदरवाइज स्टेबल रखो। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो फंड्स मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आप टाटा हो, रिलायंस हो, जब मन करेगा तब फंड्स आ जाएंगे। बट यही अगर आपकी कंपनी नहीं है, मान लो श्रीश मिश्रा ने अपनी कंपनी खोल ली, ठीक है जी, तो इसने फंड्स लेने हो और ज्यादा, तो इसको कोई देगा, इस कंपनी को फंड्स इजीली नहीं मिलेंगे। मे भी हो सकता है ये अपने स्टॉक्स को इशू करने लगे और इसका स्टॉक जो है वो फंड ही ना हो पाए कभी।
ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। लीगल कंस्ट्रेंट, भैया कंपनीज एक्ट ने अगर ये कह दिया कि इतना पार्ट आपको डिविडेंड देना ही देना है या इतने रिजर्व्स आपके पास होने ही चाहिए, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उतना ही दोगे। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, आपने मान लीजिए आईडीएफसी बैंक से लोन ले रखा है, केस स्टडी भी ऐसी आती है। लोन ले लिया आपने, लोन ले लिया तो बैंकर जो है ना आपके, वो आपके ऊपर क्या कर देंगे, कंस्ट्रेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते जब तक हमारा लोन नहीं चुका देते आप, क्योंकि मालिकों में प्रॉफिट आप इससे ज़्यादा नहीं बांट सकते जब तक हमारा लोन नहीं चुका देते आप। तो वो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। तो 11 पॉइंट हो गए। अब आप देखो कंस्ट्रेंट नाम से 2 पॉइंट है, एक लीगल कंस्ट्रेंट है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट है। लिखो पहले कौन सा डिसीजन समझा रहा हूँ, डिविडेंड डिसीजन। फटाफट हेडिंग लिखो, डिविडेंड डिसीजन फटाफट लिखो। अरे मतलब खुद उठ के आ जाते हो बस, नल्ला आदमी। चलो लिखो डिविडेंड डिसीजन, जल्दी लिखो भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। डिविडेंड डिसीजन 11, जल्दी लिखो। 11 में से 2 कौन से है कंस्ट्रेंट वाले, कौन कौन से हैं ये कंस्ट्रेंट, लीगल कंस्ट्रेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। जल्दी लिखो 2। इसके बाद मार्केट वाले 2 हैं, स्टॉक मार्केट रिएक्शन और एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अलग अलग लिखना है ये सारे, 1 2 करके टोटल 11 हो जाएंगे फिर ये। भाई लीगल कंस्ट्रेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ये दोनों लिखो। मार्केट मार्केट है ना दोनों में, याद करने क्योंकि 11 है, याद कैसे रहेंगे। इसके बाद भैया सुनो, मेरे स्पीड के साथ मैच होना है, कल से नोटबुक पहले खुली होनी चाहिए, समय नहीं है इतना। घर में जाके तो तुम मिट्टी कुछ पढ़ते नहीं, यहाँ 1 घंटे में कितना होगा, जिसमें 20-30 मिनट लेट भी आते हो, तो आधा घंटा ही मिलता है मेरे को। आधे घंटे में मैं ये भी देखूं किस स्पीड से लिखोगे। फटाफट लिखो। पहले 2 कौन से बताए, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। दूसरे कौन से बताए हैं, रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। 4 पॉइंट याद हो गए। अब 3 पॉइंट अर्निंग से रिलेटेड थे। चलो जी करो, लिखो इन्हें। 7 पॉइंट याद हो गए, अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। 3 पॉइंट फटा लिख। 7 पॉइंट याद हुए। इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन था, अगले 4 में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनको एक साथ याद कर लो। कौन कौन से हैं, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन और टैक्सेशन पॉलिसी। हो गया ये टोटल 11 पॉइंट। अब इसको बिना देखे ऐसे ही 2 2 3 और 4 के रूप में फटाफट पेज पलट के दोबारा लिखो। जल्दी से 3 बारी लिखेंगे, 3 बारी बिना देखे 3 बारी लिखो, बाद में 6:30 बजे लिखवाते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन देखो भाई, अपने पास फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसके अंदर 14 फैक्टर है, 14 फैक्टर्स। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, 3 एक जैसे मिल जाएंगे, 2 कनेक्टेड मिल जाएंगे, 9 अलग अलग होंगे। ठीक है जी, डिविडेंड डिसीजन
इन्हें ये नहीं पता कौन सा डिसीजन पढ़ रहे हैं, ये तो ये पढ़ रहे हैं। 3 फैक्टर्स हैं, डिसीजन तो एक है बेटा, फैक्टर 3 है। अब इसमें 14 फैक्टर्स हैं आपके पास। कैश फ्लो पोजीशन, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, डेट लें कि इक्विटी लें, अपना पैसा लें या बाहर वालों से पैसा लें। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी रहती है आपकी, बाहर वालों का पैसा लो, इंटरेस्ट चुका दोगे आप आराम से, इंटरेस्ट जो है वो कैश में देना पड़ेगा ना, बट अपनी पोजीशन अच्छी नहीं है तो डिविडेंड कैश में देना पड़ता है, अगर ना हो तो नहीं है, रोक लो पैसा। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो डेट ले लो, बुरी है तो इक्विटी ले लो। कॉस्ट ऑफ डेट, अब जो आप लोन लेने जा रहे हो वो अगर कम है उसका रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेट पे मतलब कि डिपेंड करता है कि आप फिर डेट लोगे कि नहीं लोगे। अब महंगा लोन मिल रहा है तो लोन लोगे क्या, नहीं लोगे। सस्ता लोन मिल रहा है तो लोगे लोन, ले लोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो अगर आप ज़्यादा ही ज़्यादा डेट यूज़ करते जाओगे तो ना शेयर होल्डर्स को पैसा अपना लगाना रिस्की लगेगा बहुत ज़्यादा, और रिस्की लगेगा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए। तो अब डिपेंड करता है, अगर आप कमा ज़्यादा रहे हो तो आप डेट ज़्यादा ले लो, बट अगर कमाई कम कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है ना शेयर होल्डर के सामने वो कम हो जाएगी, बिकॉज डेट भी बढ़ा रहे हो आप और कमा भी कम रहे हो। ठीक है जी, तो ये होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। हर एक फाइनेंस को लेने के लिए कॉस्ट लगती है, जैसे कि आप देखोगे तो शेयर्स को इशू करने के लिए आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था क्लास 11th में, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एनसीईआरटी वालों ने। तो उसमें क्या था, आपको इतने सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, पैसे लगते हैं। लोन लेने के लिए 1100 रुपये का डॉक्यूमेंट साइन करो और जो है ना लोन मिल जाता है। ठीक है, इजी टू प्रोसेस भी और पैसे भी कम लगते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के हिसाब से डेट चीपेस्ट है। ठीक है जी, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसमें आता है फाइनेंशियल रिस्क वगैरह, बेटा जिसमें भी आता है तू अभी क्वेश्चन कर। इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल। देखो अगर आप शेयर्स और इशू करते हो तो और मालिक बन गए और कंट्रोलिंग आपके हाथ से चली जाती है, बट आप चाहते हो कंपनी में मेरा कंट्रोल बना रहे तो डेट ले लो। ठीक है जी, कोई डाइल्यूशन नहीं होगी कंट्रोल की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, आप कमाते हो 15%, लोन का इंटरेस्ट कितना है 12%, 3% फायदा है ना, तो अगर 3% आपको फायदा हो रहा है तो आप लोन ले लो। बट अगर रेट ऑफ रिटर्न तो है 15% और इंटरेस्ट का रेट है 18%, तो 3% लॉस हो जाएगा, तब लोन लेना सही है नहीं है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट में बुल फेज है, बुल फेज तब होता है जब मार्केट में रेट्स बढ़ते जाएं, लोग इन्वेस्टिंग के लिए पागल हो रहे हैं, हर जगह जो है ना लोग पैसा लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बुल फेज। उस टाइम पे आपको मार्केट में पैसा, आप अपना आईपीओ लॉन्च करो, जैसे पेटीएम ने अभी करा इतना महंगा आईपीओ, नायका ने किया, मामा अर्थ ने किया, सबके सब्सक्राइब हो गए ना। आईपी मतलब इनिशियल ऑफरिंग कहते हैं इसको। हाँ पब्लिक ऑफरिंग यार, जब स्टार्टिंग में शेयर्स जो हैं वो इशू होते हैं उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, स्टार्टिंग की ऑफरिंग, हम इसको इनिशियल उसमें वो वैसे बोल देते हैं। ठीक है जी, तो स्टॉक मार्केट कंडीशन में अगर बुल फेज है तो आप क्या करो, आप शेयर्स इशू कर दो, बट अगर बियर फेज है उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एक सेकंड, पॉइंट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आपका डेट कम है ना तो आगे आपके पास चांसेस हैं कि आप जब चाहो तब डेट ले सकते हो, पर पहले से ही बहुत ज़्यादा डेट हो जाए तो आगे आपको फिर शेयर्स ही इशू करने पड़ेंगे। तो टू मेंटेन दैट फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो शेयर्स इशू करो, फ्लेक्सिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट ले लो। टैक्स रेट, देखो डेट जो है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, यानी टैक्स कटने से पहले एक्सपेंस कट जाता है। ठीक है जी, तो यानी उस अमाउंट के ऊपर कभी टैक्स कटेगा, आंसर है नहीं। जबकि शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड जाता है उस पर टैक्स कटता है, तो वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। तो इन दैट केस टैक्स रेट ज़्यादा है तो इक्विटी लॉन्च करने में कोई फायदा नहीं है, टैक्स रेट कम है तो डेट मतलब इक्विटी आप लॉन्च कर सकते हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
अब आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये भी तो इजाजत देगा कि नहीं देगा कितना डेट आप ले सकते हो। रिस्क कंसिडरेशन, अगर आपको लग रहा है आपका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा रिस्की है तो अपना पैसा लगाओ ना, दूसरे का पैसा क्यों लगा रहे हो। और रिस्की कम है तो दूसरे के पैसे पे भी काम कर सकते हो। दूसरी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर देख लो आप, ठीक है जी। अब वो कैसे कर रहे हैं, वो 60-40 इक्विटी डेट ले रहे हैं, 70-30 ले रहे हैं, 80-20 ले रहे हैं इक्विटी डेट, ऐसे ही आप ले लो अपने कॉम्पिटिटर्स का देख के। इसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमने कल लास्ट क्लास में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी पढ़ी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से कितनी बारी इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हो। जितनी ज़्यादा ये रेशियो उतना ज़्यादा आप डेट ले सकते हो, कम है रेशियो तो कम डेट लो। तो ये 14 हमको याद करने, अब ये 14 को याद करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सेम नहीं बनने जैसे पीछे दे रहे हैं। ये रहा ना एक और, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो ना एक फॉर्मूला है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लोन की किस्त भी चुकानी है प्लस में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जितने हैं, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाता है क्योंकि वो फिक्स देना ही देना है। तो ये सब चीज़ों को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी बारी चुका सकते हो आप। ये ज़्यादा आ रहा है तो आप डेट और इशू कर लो, ये कम आ रही है जैसे ICR होता है ऑलमोस्ट सेम समझ लो इसको। तो अगर ये कम आ रही है तो आप इक्विटी ही लो, डेट मत लो, कम आ रही है तो ये। ठीक है जी, तो कितने पॉइंट्स हो गए, ये 14 पॉइंट्स हो गए। अब देखो दो तो रेशियो वाले हैं, लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट कवरेज रेशियो। जल्दी, टाइम नहीं है इतना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, 2 पॉइंट याद हो गए अपने को, 12 बचे अब। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, एक तो वही था कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है जी। इसके बाद कॉस्ट से रिलेटेड 3 लिख लो भाई। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये बस तरीके हैं याद करने के। अब 9 में कोई वो नहीं है ज्यादा कनेक्शन। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट 2 चीजें देखेगी मेजरली, एक कंट्रोल और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो लिखो कंट्रोल और ROI, कंट्रोल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 7 पॉइंट याद हो गए। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 5 पॉइंट तो याद हो गए, 2 पॉइंट ये याद हो गए, कंट्रोल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद स्टॉक मार्केट कंडीशन, दोनों जगह सेम है। ऐसी वो है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स रेट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिस्क कंसिडरेशन। नहीं समझा रहा, वीडियो बनाती है बेटा, दोबारा देख लेना, मेरे पास समय नहीं है अब एग्जाम टाइम आ गया है, नवंबर आ चुका है। रिस्क कंसिडरेशन, ठीक है जी। अब आपको इनको याद करने का तरीका, बुल वाला शायद। स्टॉक मार्केट कंडीशंस करा तो दिया, तो फिर 13 ही हुए तो। सबके 14 हो गए होंगे, 13 रह गए फिर। फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स रेट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अब इनमें से 6 जो C से स्टार्ट होते हैं उनको एक साथ लिख लो या तो। अब 14 याद रखने हमें। 6 C से स्टार्ट होते हैं, 3 R से स्टार्ट होते हैं। 6 C से स्टार्ट होते हैं, 3 R से स्टार्ट होते हैं। तो पहला C से हमने कौन सा पढ़ा था, कैश फ्लो पोजीशन।
लिखो कैश फ्लो पोजीशन। अरे दोबारा लिखना, याद ऐसे होते होंगे 14 पॉइंट, अभी भूले पड़े हो गए। और जो बता दी, पहला कैश फ्लो पोजीशन, फिर कॉस्ट ऑफ डेट, फिर सी से कॉस्ट ऑफ डेट, फिर सी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन कॉस्ट वाले हमने 3 करे थे, एक फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी 6C + 3R F हो गया हमारा, TSID बचा है, टैक्स रेट, ठीक है जी। 6C + 3R फीचरिंग सिड, FT लिखते हैं ना फीचरिंग को, FT सिड। तो कोई डीजे होगा 6C + 3R, सिड गाने गाएगा साथ में। अभी आगे बता रहे हैं ना मैडम। अच्छा F हो गया हमारा, अब 2C और बचे हैं। 2C कौन कौन से हैं? वो तो हो गया बेटा, 4 तो हम लिख चुके हैं, और 2C कौन कौन से हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज और कंट्रोल। टोटल हमारे 7 पॉइंट तो हमको याद हो गया। अब R वाले लिखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो तेरे को आता नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और R से कौन सा है? रिस्क कंसिडरेशन। अब कितने याद हो गए? मैं 10 याद हो गए, हो गए। अब क्या बचा हमारे पास? TSID, T से क्या है? टैक्स, टैक्स रेट। S से स्टॉक मार्केट रिएक्शन, सॉरी स्टॉक मार्केट कंडीशन। आपने वो क्या कहते हैं 5C कराए हैं? नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट F में नहीं आता। 5 कराए तो एक C और आ जाएगा, कोई नहीं, एक C। नहीं नहीं, वो F से है फ्लोटेशन कॉस्ट, वो 3 कॉस्ट मैंने मैच कराई थी आपको। हाँ एक कॉस्ट रह गया, एक C रह गया है, बता देंगे अभी, तुम आगे लिखो यार। अभी जैसे मैं करा रहा हूँ तुम याद करते चलो, अभी उसके बाद देख लेंगे। T से क्या होता है? टैक्सेशन पॉलिसी। S से स्टॉक मार्केट कंडीशन, I से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अरे 2 सेकंड यार, और F से क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ वो कॉस्ट जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट C से ही होगा वो। F से फ्लेक्सिबिलिटी है, F से फ्लेक्सिबिलिटी है, F से फ्लेक्सिबिलिटी है। I से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, D से डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने 2-3 तरीकों से इसको याद करने के 14 पॉइंट कोशिश की है। अब हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं इसके अंदर चीट शीट पे? इतने सारे हैं, अभी तो आगे अगले में 12 हैं, उसके अगले में 8 और हैं। इतने फैक्टर हैं, कैसे याद रहेंगे? मिक्स भी तो हो सकते हैं, है ना भाई? ऐसे याद करने हैं हमें, फटाफट इन्हें 3-3 बार ही लिखो।